मैं मनोज, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज के व्याख्यान में स्नातक द्वितीय खंड के हिंदी रचना 100 अंक के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित कबीर की साखी पर चर्चा की जाएगी। इस पाठ्यक्रम में साखी शीर्षक से कबीर के 10 साखियों का संकलन किया गया है, जिस पर हम लोग आज व्याख्यान में क्रमवार चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि कबीर उस समय के कवि हैं जिस समय भक्ति आंदोलन आरंभ हो चुका था भारत की धरती पर। भक्ति आंदोलन के निर्गुण भक्ति शाखा के प्रारंभिक कवियों में से एक। इनकी कविताएं अलग तेवर की कविताएं हैं और इनको एक अक्खड़ फक्कड़ और साहसी कवि के रूप में जाना जाता है। एक अर्थ में कहें तो सबसे पहले आधुनिक कवि कबीर ही थे, क्योंकि वो अपनी रचनाओं के माध्यम से मनुष्य के मानस को तार्किक बनाने की कोशिश कर रहे थे। खुद तो तार्किक थे ही, संपूर्ण समाज के मनुष्यों को तार्किक बनाने की कोशिश कर रहे थे और सब कुछ तर्क की कसौटी पर कसकर स्वीकार करने की वकालत करते थे। ये साखी शीर्षक से जो कबीर के 10 साखियाँ आपके पाठ्यक्रम में संकलित की गई है। साखी शब्द का सबसे पहले अर्थ जान लेना आवश्यक है। साखी संस्कृत साक्षी का अपभ्रंश रूप है। साक्षी मतलब गवाह। संस्कृत साहित्य में आंखों से प्रत्यक्ष देखने वाले के अर्थ में साक्षी का प्रयोग हुआ है। गुरु वचन और संसार के व्यवहारिक ज्ञान को देने वाली रचनाओं को साखी के नाम से अभिहित करने की परंपरा चल पड़ी। कबीर की साखियाँ अपने अनुभव आधारित ज्ञान पर खड़ी होती हैं। सभी जानते हैं कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। उन्होंने जो भी कहा वो अपने जीवन के जीने के क्रम में प्राप्त अनुभवों के आधार पर, सृजित ज्ञान के आधार पर उन्होंने जो कुछ कहना था वही कहा है। वो किताबों की बातें नहीं कहते हैं। वो अनुभव जनित ज्ञान के आधार पर जो भी मान्यताएं बनती हैं, बनाई हैं, उसके आधार पर अपनी कविताओं को रचते हैं और उसी का वो जन सामान्य में प्रचार करने की कोशिश करते हैं। कबीर की साखियाँ भी उस समय के लोगों को, उस समय के मनुष्यों को मनुष्य बनाने की कोशिश का ही परिणाम है। कोई भी कभी अपने समय के समाज में रहते हुए, अपने समय के समाज की समस्याओं चिंताओं से रूबरू होने के बाद वो ऐसी कोशिश करता है कि उन समस्याओं का हल हो, उन समस्याओं का सामूहिक हल हो। और उसके लिए खुद तो प्रयास करता ही है, साथ में पूरे समाज के मनुष्यों को भी उस समस्या के निदान के लिए तैयार करता है, मानसिक रूप से तैयार करता है, ताकि भविष्य में उन समस्याओं से निजात मिल सके, उन चिंताओं से निजात मिल सके और अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
कबीर की साखियाँ इसी प्रयास का नतीजा है। पहली साखी जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना मन शीतल करे औरन को सुख होए। कवि अपने समय के मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि किसी भी मनुष्य को ऐसी वाणी का उपयोग करना चाहिए जो मधुर हो, मन का आपा, मन का अहम को त्याग कर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को गाली देते हैं, किसी पर गुस्सा जाहिर करते हैं, किसी को डांटते हैं, तो स्वाभाविक है डांटने के पहले आपकी भाव भंगिमाएँ उस तरह बनानी पड़ती हैं या बन जाती हैं। आपके रक्त का प्रवाह तीव्र हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, दांतें कटकटाने लगती हैं। पूरा शरीर पहले उस डांटने के पूर्व, किसी को गाली देने के पूर्व पूरे शरीर को उसके लिए तैयार करना पड़ता है, तब वो भाषा निकल पाती है, डांटने की भाषा निकल पाती है। तो कभी कहता है कि उतना सब कुछ शरीर को झेलना पड़ता है तब वो भाषा निकलती है। इसलिए अगर मधुर वाणी बोलेंगे तो मधुरता का प्रभाव ही भीतर घटित होगा, तब वो मधुर भाषा निकलेगी। अगर गुस्सा वाली भाषा का प्रयोग करते हैं तो पहले गुस्सा के दुष्प्रभावों को शरीर झेलेगा, तब गुस्सा वाली भाषा निकलेगी। इसलिए कवि कहता है, उस समय के मनुष्यों को सचेत करता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना मन शीतल करे औरन को सुख होए। अगर मधुर वाणी बोलेंगे तो आपका शरीर ठंडा रहेगा, रक्तचाप सामान्य रहेगा, शरीर के आंतरिक अंगों पर प्रभाव मधुर होगा, तो आप पर भी मधुर होगा और औरन को भी सुख होगा, और दूसरा जो सुनेगा उसके हृदय में भी वही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कभी भी कटु वाणी का, तीव्र वाणी का, कड़वे वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कि कड़वा वचन बोलने के पूर्व, कड़वा वचन के दुष्प्रभावों को पहले शरीर झेलता है तब बोलता है, तो कड़वा का दुष्प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ा और जो सुना उसके शरीर पर भी पड़ा। इसलिए हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी साखी है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये इस साखी को आप लोग पहले भी सुने होंगे कि कबीर शास्त्रीय ज्ञान को, पुस्तकीय ज्ञान को एक झटके में नकार देते हैं। जो शास्त्रीय पंडितों की, विद्वानों की परिभाषा पहले गढ़ी गई थी कि जिनको शास्त्र का ज्ञान हो, जिनको पुस्तक का ज्ञान हो, जिनको विशेष शास्त्रीय ज्ञान जो पढ़कर अर्जित किया हो, वही विद्वान की श्रेणी में आ सकता है। कबीर इस परिभाषा को एक झटके में नकारते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। सही अर्थों में पंडित, सही अर्थों में विद्वान पुस्तकीय ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान से नहीं आ सकता। ये कबीर की मान्यता है। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। जिसके हृदय में प्रेम है, जो प्रेम को महत्व देता है और प्रेम का प्रसार करता है, वही सही अर्थों में पंडित है अथवा विद्वान है। विद्वान होने की शर्त उसका प्रेमी होना और प्रेम का प्रसार करने वाला होना
है, न कि शास्त्रीय ज्ञान को अर्जित करने वाला विद्वान होना। कोई शास्त्रीय ज्ञान को अर्जित करके विद्वान है लेकिन उसके हृदय में केवल घृणा ही घृणा है, तो वो विद्वान नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिसके पास शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, लेकिन वो प्रेमी है और सभी सृष्टि के चर अचर से सबसे प्रेम करता है, तो कबीर की भाषा में वो सही अर्थों में वही पंडित है, वही विद्वान है। तीसरी साखी है कि दोष पराए देख करी चला हसत हसंत, अपने चित्त न आवी जिनको आदि न अंत। कबीर कहता है कि आज कबीर अपने समय के मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज के मनुष्य दूसरे की गुणों और दोषों का मूल्यांकन करते हैं और दूसरे के दोष की चर्चा करके हंसते रहते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में अपने भीतर वो झांकते नहीं हैं। ये कहा भी जाता है कि किसी की तरफ उंगली उठाने पर एक उंगली इंगित करने के लिए उठती है तो 3 उंगलियां खुद की तरफ होती हैं, लेकिन उन 3 उंगलियों पर कोई ध्यान नहीं देता। केवल इंगित उंगली पर ही लोग ध्यान देते हैं, लेकिन कबीर की नज़रों में वो 3 उंगलियां ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अपने भीतर के दोषों पर ध्यान देना चाहिए, दूसरे के दोषों को देखकर हंसना बेवकूफ़ी है। अपने चित्त न आवे जिनको आदि न अंत, जो अपने भीतर नहीं झांकते हैं, जिसमें इतने दोष भरे हुए हैं जिसका आदि न है न अंत है, अथाह दोष भरे हुए हैं। और वो व्यक्ति, विडंबना देखिए कि वो व्यक्ति जिसके भीतर अथाह अनगिनत दोष हैं, वो दूसरे के दोषों को इंगित करके वो हंसता है और अपने दोषों की तरफ ध्यान नहीं देता है। कबीर कहते हैं कि सबसे पहले अपने दोषों का निवारण करना चाहिए, दूसरे के दोषों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सबसे पहले अगर सुधार की शुरुआत करनी है तो अपने भीतर से करो, दूसरे से उम्मीद ना करो। तुम खुद सुधर जाओगे, हर एक व्यक्ति अपने आप को सुधार लेगा तो समाज खुद ब खुद सुधर जाएगा। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में शेष पदों पर चर्चा की जाएगी।